नीचे हो भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अटैक ऑन टाइटन एंड कैसे होगा। तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कैसे बता सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई जादुई बॉल है जिससे मैं फ्यूचर देख सकता हूँ? मैंने उस बॉल से ऑलरेडी अटैक ऑन टाइटन देख लिया है, या फिर मैं अभी अटैक ऑन टाइटन का मांगा पढ़ता हूँ। तो पहले तो बता दूं कि मैं लेजेंडरी सुप्रीम मांगा रीडर नहीं हूँ, और हाँ मेरे पास कोई जादुई बॉल भी नहीं है। खैर अटैक ऑन टाइटन एंड कैसे होगा ये तो मांगा रीडर्स भी नहीं जानते, क्योंकि अभी तक फाइनल चैप्टर आया ही नहीं है। अगर किसी को पता है कि अटैक ऑन टाइटन एंड कैसे होगा तो वो बस हाजिर इसेयामा को ही पता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, यही सोच रहे हो ना? तो इस वीडियो में मैं बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि तुम सभी को पता है कि अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 या फिर क्या है फाइनल सीजन आ चुका है। इससे पहले से ही अटैक ऑन टाइटन एंड कैसे होगा इसके ऊपर काफी सारे फैन थ्योरीज आ चुका है। कुछ फैन थ्योरीज बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बताते हैं और कुछ फैन थ्योरीज का लॉजिकल पॉइंट, साले उन लॉजिकल पॉइंट्स को देख के ऐसा लगा कि उनसे अच्छा लॉजिक तो सल्लू भाई के मूवीज में मिल जाता है। खैर आज तो हम सारे फैन थ्योरीज को डिस्कस तो नहीं करेंगे, पर आज हम उन्हीं में से एक फैन थ्योरी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो ये फैन थ्योरी सबसे दमदार लगा, और इस फैन थ्योरी का सही होने का चांसेस भी बाकी फैन थ्योरी से बहुत ज्यादा है। तो ये फैन थ्योरी है रैग्नारॉक का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रैग्नारॉक क्या है और ये वर्ड आया कहाँ से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रैग्नारॉक अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये फैन थ्योरी सही होगा या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रैग्नारॉक वर्ड आखिर आया कहाँ से। तो रैग्नारॉक वर्ड आया है नॉर्स माइथोलॉजी से। जो लोग मार्वल के मूवीज या फिर कॉमिक्स देखते हो, या फिर जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर 4 खेला है, या फिर जो लोग थॉर, लोकी या फिर ओडिन के बारे में जानते हो, उनके लिए बता दूं कि ये सारे गॉड्स बिलोंग करते हैं नॉर्स माइथोलॉजी से। ये तो क्या कि रैग्नारॉक वर्ड आखिर आया कहाँ से। अब बात कर लेते हैं कि रैग्नारॉक का मीनिंग क्या है। अगर एक लाइन में रैग्नारॉक का मीनिंग बताऊं तो वो होगा द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का अंत। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से रैग्नारॉक दुनिया का अंत है, और इनके माइथोलॉजी के हिसाब से यही सभी का किस्मत है, और इसको कोई भी बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि गॉड्स भी नहीं। नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन को द ऑल फादर कहा जाता है, क्योंकि उसी ने इंसान, जानवर और इस धरती को क्रिएट किया था। पर आखिर में गॉड्स और सारी बुराई शक्तियों की बीच में एक खतरनाक लड़ाई हुआ। इस लड़ाई से लगभग सभी गॉड्स, इंसान और बुरी शक्तियाँ मारे गए। सब कुछ लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। लड़ाई के अंत में गिने चुने गॉड्स, कुछ ही इंसान जिंदा रह गए थे। फिर से शुरुआत हुआ एक नई दुनिया की। बेसिकली रैग्नारॉक को एक साइकिल कहा जाता है। इस पॉइंट को देखो, मान लो कि ये शुरुआत है तो समय सर्कल के फॉर्म में चलता रहेगा। ये है रैग्नारॉक का पॉइंट। फिर सब कुछ फिर से तबाह हो जाएगा और फिर से नई शुरुआत होगा। जैसा कि मैंने बताया कि रैग्नारॉक में लगभग सारे गॉड्स मारे गए थे, और इन गॉड्स में थॉर, लोकी, ओडिन और नॉर्स माइथोलॉजी के लगभग सारे गॉड्स थे। बस कुछ ही गॉड्स कुछ इंसानों के साथ बच गए थे। उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की। तो अब ये तो तुम सभी को पता चल ही चुका है कि रैग्नारॉक वर्ड जो है वो नॉर्स माइथोलॉजी से आया है। तो इसलिए हम इस पॉइंट में देखेंगे कि ईओटी का वर्ल्ड कैसे नॉर्स माइथोलॉजी से कनेक्ट होता है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना और समझना। पहले हम इन दोनों वर्ल्ड को देखेंगे और फिर हम कैरेक्टर्स पे आएंगे। शुरुआत करेंगे नॉर्स माइथोलॉजी से। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से उनका ब्रह्मांड 9 रियल्म्स में डिवाइडेड है, यानी कि 9 दुनिया। तो मिडिल में जो है उसको मिडगार्ड कहा जाता है, और यही अर्थ है यानी कि पृथ्वी। और सबसे ऊपर जो है वो है एसगार्ड, और एसगार्ड में ही नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स रहते हैं। बाकी 7 दुनिया के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वो इस वीडियो का टॉपिक ही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि नॉर्स माइथोलॉजी का मिडगार्ड यानी कि अर्थ के बारे में। तो जो मिडगार्ड है वो एक बड़ी दीवार से घेरा हुआ है, और ओडिन ने ही इस दीवार को बनाया था, क्योंकि इंसानों के ऊपर जाइंट्स हमेशा हमला करते थे। यहाँ तक कि एसगार्ड भी एक बड़े से दीवार के अंदर था, क्योंकि उनके ऊपर भी जाइंट्स हमला करते थे। इस पॉइंट को सुनकर शायद तुम लोग समझ चुके हो कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। याद करो अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड। एलियंस हमेशा वॉल्स के अंदर रहते हैं ताकि उनको एक बार टाइटन हमला ना कर पाए। और हाँ, इधर एक और बात बता दूं कि एसगार्ड का जो दीवार है वो खुद एक जाइंट ने बनाया था। और ये तो तुम सभी को पता ही है कि एलियंस जिन वॉल्स के बीच में रहते हैं तो सभी वॉल्स टाइटन्स ने ही बनाया है। तो ये तो गया पॉइंट नंबर 1, कैसे नॉर्स माइथोलॉजी और ईओटी का वर्ल्ड काफी हद तक सिमिलर है। अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एरन येगर की। तो इस फैन थ्योरी के हिसाब से एरन का कैरेक्टर इंस्पायर है नॉर्स माइथोलॉजी के लोकी से। पहली बात,
इधर ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे मन में लोकी के नाम सुनते ही मार्वल का लोकी याद आया तो उसको भूल जाओ। असल में नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी का कैरेक्टर मार्वल के लोकी से काफी अलग है। और हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से भी लोकी शरतों का देवता ही था और वही रैग्नारॉक का कारण भी था। अब एरन कैसे ईओटी के वर्ल्ड में रैग्नारॉक का कारण बनता है ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, कि इस पॉइंट को अगर मैं बता दूंगा तो वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा जो लोग मांगा नहीं पढ़ते। मुझे पता कि तुम लोग ये सोच रहे हो, मैंने तो कहा था कि मैं भी मांगा नहीं पढ़ता, पर इस वीडियो के लिए मुझे छोटा मोटा स्पॉइलर मांगा से लेना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि वो स्पॉइलर किसी एनिमी वॉचर को मिले, यानी कि जो लोग सिर्फ एनिमी देखते हैं उनको मिले। इसलिए मैं ये नहीं बताने वाला कि लोकी कैसे एरन से सिमिलर है। पर हाँ, इतना जरूर शेयर कर सकता हूँ कि जैसे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का स्टोरी आगे बढ़ता जाएगा वैसे तुम लोग समझने लगोगे कि क्यों मैंने कहा कि एरन रैग्नारॉक का कारण होने वाला है, अगर ये वीडियो तब तक तुम्हें याद रहे तो। ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लिवाई। इस फैन थ्योरी के हिसाब से लिवाई का कैरेक्टर इंस्पिरेशन आया है नॉर्स माइथोलॉजी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड थॉर से। जैसा कि तुम सभी ने देखा ही होगा कि लिवाई टाइटन को मारने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। लिवाई सभी टाइटन्स के गर्दन पे ऐसे तलवार चलाता है जैसे हम लोग कैंची के ऊपर कागज। वही पे नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर ऐसा ही था। जब भी जायंट्स मिडगार्ड के ऊपर हमला करते थे तब थॉर उनको बचाने आता था और वो अकेले ही सारे जायंट्स को मार देता था। कोई भी जायंट थॉर के सामने कभी भी टिक ही नहीं पाया। सभी जायंट्स थॉर के नाम से कांपते थे। ये सुनकर तो तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो इन कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी है या फिर नहीं। मेरे ख्याल से ज्यादातर बंदों का जवाब हाँ ही होगा। अब इस फैन थ्योरी के हिसाब से ज़ीक या फिर कहे बीस्ट टाइटन को वर्ल्ड सर्पेंट से कंपेयर किया गया है। वर्ल्ड सर्पेंट नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से लोकी का बेटा था। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि एरन का कैरेक्टर नॉर्स माइथोलॉजी के लोकी से इंस्पायर है, तो ये मत समझ लेना कि ईओटी के वर्ल्ड में ज़ीक एरन का बेटा है। एरन और ज़ीक दोनों ही भाई है पर सौतेले। इधर भी तुम देख सकते हो कि इन दोनों में खून का रिश्ता है, जैसा कि नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी और वर्ल्ड सर्पेंट के साथ था। वर्ल्ड सर्पेंट को नॉर्स माइथोलॉजी में मिडगार्ड सर्पेंट भी कहा गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा सांप था कि ये पूरे मिडगार्ड पर फैल चुका था। नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर जब लैंड्स ऑफ जायंट यानी कि जायंट्स के घर में या फिर कहे जायंट्स की दुनिया में घूमने के लिए गया था, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था इसमें थॉर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो वर्ल्ड सर्पेंट को मारेगा। और आखिरकार थॉर जब पहली बार मिडगार्ड सर्पेंट के शिकार में निकला, अब उसने अपने जाल में मिडगार्ड सर्पेंट को पकड़ ही लिया था। और जब वो उसके हथौड़े से मिडगार्ड सर्पेंट को मारने ही वाला था, तब हेमियर नाम के एक जायंट की वजह से वर्ल्ड सर्पेंट थॉर के जाल से भागने में कामयाब रहता है और वो उस वक्त बच जाता है। हेमियर और कोई नहीं, नॉर्स माइथोलॉजी का एक गॉड टीयर का पिता था। और टीयर के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। और अपने पहले मुकाबले में मिडगार्ड सर्पेंट को नहीं हरा पाया था। हालांकि वो उसको मारने में लगभग कामयाब हो ही गया था, पर हेमियर की वजह से वो उसको मार नहीं पाया था। अब बात कर लेते हैं ईओटी के वर्ल्ड की। जैसा कि मैंने बताया कि लिवाई का कैरेक्टर थॉर से इंस्पायर है। तुम लोगों को बीस्ट टाइटन और लिवाई का फाइट तो याद ही होगा कि कैसे लिवाई ने बीस्ट टाइटन को बैंड बजा दिया था और वो आखिरकार बीस्ट टाइटन को मारने ही वाला था, पर बीस्ट टाइटन या फिर कहे ज़ीक लिवाई के हाथ से बच के निकल गया था। अब इसे लिवाई ने मन ही मन कसम खाया था कि वही बीस्ट टाइटन को मारेगा और एरविन स्मिथ को दिया गया वादा पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉर्स माइथोलॉजी में मिडगार्ड सर्पेंट और थॉर की दुश्मनी आप और नेमडल जैसा था, जैसे अभी अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में लिवाई और ज़ीक के बीच में है। हालांकि नॉर्स माइथोलॉजी में जब रैग्नारॉक हुआ था तब वर्ल्ड सर्पेंट और थॉर के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में थॉर ने मिडगार्ड सर्पेंट को मार दिया। आखिरकार थॉर भी मिडगार्ड सर्पेंट के जहर की वजह से मारा गया था। अब अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में बीस्ट टाइटन और लिवाई जब फिर से आमने सामने आएंगे तब फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होना ही है। इस लड़ाई में आखिर में क्या होता है ये तो आने वाला फ्यूचर ही बता सकता है। तो इस पॉइंट को सुनकर तुम्हें क्या लगा कि क्या सच में लिवाई और बीस्ट टाइटन ये दोनों कैरेक्टर नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर और मिडगार्ड सर्पेंट से इंस्पायर होगा या फिर नहीं, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवता ट्रेयर की। नॉर्स माइथोलॉजी में ट्रेयर को इंसाफ का देवता कहा जाता है। ट्रेयर के पास ना ही बहुत ज्यादा ताकत था और ना ही उसके पास कोई जादुई हथियार, पर ट्रेयर के पास एक ऐसा चीज था जिसकी वजह से ट्रेयर को नॉर्स माइथोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट गॉड कहा जाता है, और वो चीज है हिम्मत। नॉर्स माइथोलॉजी में कई जगह पर ट्रेयर को हिम्मत का देवता भी कहा गया है। और हाँ, एक घटना के चलते ट्रेयर को एक हाथ गंवाना पड़ा था। रैग्नारॉक के टाइम ट्रेयर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, पर आखिरकार वो भी लड़ते हुए मारा गया। आ जाते हैं एरविन स्मिथ पर। ईओटी के वर्ल्ड में एरविन स्मिथ को ह्यूमैनिटी का ब्रेव सोल्जर कहा जाता है और सीजन 2 में एरविन स्मिथ ने एक आर्मी गवा दिया था इनको बचाते टाइम।
और हाँ, दुख की बात तो यह है कि अर्मिन स्मिथ अब मारा जा चुका है, यानी कि रैग्नारॉक का इवेंट अगर एओटी के वर्ल्ड में होता भी है तो अर्मिन स्मिथ वहाँ पे नहीं होगा। इस फैन थ्योरी से हटके मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अर्मिन स्मिथ का मौत नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड जिसका नाम है बल्डर, उसके मौत से थोड़ा बहुत सिमिलर लगा। नॉर्स माइथोलॉजी में जितने भी गॉड्स थे वो लोग बल्डर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। लोकी के जाल की वजह से बल्डर मारा गया और आखिरकार बल्डर को जब दोबारा जिंदा किया जाने वाला था, लोकी की वजह से ही बल्डर जिंदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि बल्डर का मौत ही रैग्नारॉक का शुरुआत था। अब मुझे पता है कि मैंने कहा कि एओटी के वर्ल्ड में लोकी का कैरेक्टर हमें एरन से सिमिलर लगा, पर हाँ, इसियामा ने चीज को थोड़ा सा अलग करके दिखाया है। तुम सभी को याद ही होगा कि अर्मिन स्मिथ फाइनल चर्च के बाद भी जिंदा थे और लिवाई जब उसको टाइटन सीरम देकर जिंदा करने वाला था, एरन ही था जिसने लिवाई को रोका था क्योंकि वो अर्मिन को जिंदा करना चाहता था और अर्मिन को जिंदा करने की वजह से वो लिवाई से लड़ भी गया। आखिरकार लिवाई ने डिसाइड किया कि वो अर्मिन स्मिथ को नहीं, अर्मिन को बचाएगा। देखा जाए तो इधर अर्मिन स्मिथ फिर से जिंदा हो सकता था और एरन की वजह से ही वो जिंदा नहीं हुआ। और देखा जाए तो अर्मिन स्मिथ के मौत के बाद अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 लगभग एंड हो चुका था और सीजन 4 अब चालू होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में अर्मिन स्मिथ का मौत ही रैग्नारॉक का शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर मुझे लगता है कि इसियामा ने अर्मिन स्मिथ का कैरेक्टर टीयर को देखते हुए बनाया और अर्मिन स्मिथ का मौत बल्डर के मौत को इंस्पायर होते हुए बनाया। तो इस पॉइंट के बारे में क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्मिन जो है वो नॉर्स माइथोलॉजी के हेमडाल से इंस्पायर है। पहले बात कर लेते हैं हेमडाल के बारे में। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से सब कुछ देख और सुन सकता था और वो एसगार्ड के वाइफॉस्ट का गार्डियन भी था। वाइफॉस्ट एक पोर्टल था जिससे गॉड्स बाकी के आर्क दुनिया में ट्रेवल करते थे और इसी का गार्ड था हेमडाल। रैग्नारॉक के टाइम हेमडाल ने ही लोकी को मारा था और आखिरकार वो भी मारा गया था। अगर बात करें अर्मिन की तो अर्मिन बहुत ही इंटेलिजेंट है। हमने एओटी में देखा ही है कि अर्मिन बाहर की दुनिया के बारे में जानने में कितना इंटरेस्टेड था। यहाँ तक कि एरन ने भी अर्मिन को कहा था कि इस दुनिया को सच में जो बचाने वाला है वो एरन नहीं अर्मिन है। अगर एओटी के वर्ल्ड में सच में रैग्नारॉक आता है, अर्मिन और एरन आपस में क्यों लड़ेंगे ये तो आने वाला फ्यूचर ही बता सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि एओटी के वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टेड होगा ये सच में अगर इसियामा रैग्नारॉक की स्टोरी को फॉलो करते हैं तो वो किस रीजन से एरन और अर्मिन को लड़ाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि एरन और अर्मिन बचपन के कितने अच्छे दोस्त थे और दोनों दोस्तों के बीच में देश बैटल दिखाना ये चीज आसान नहीं होने वाला। इसके लिए एक परफेक्ट रीजन की जरूरत है और देखा जाए तो ऐसा सिचुएशन मांगा में क्रिएट भी होने लगा है। अब वो कैसा सिचुएशन है ये तुम लोगों को आगे जाके ही पता चलेगा। मैं इधर तुम लोगों को कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए एओटी सीजन 4 का काफी सारा स्पॉइलर लेना पड़ा, पर टेंशन मतलब मैं वो स्पॉइलर्स तुम लोगों को नहीं देने वाला। ये तो तुम सभी को पता है कि अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में जो सबसे पहला टाइटन था वो था यामीर। पर क्या ये तुम लोगों को पता है कि नॉर्स माइथोलॉजी में यामीर नाम का भी एक लाइफ फॉर्म था और वो यानी कि नॉर्स माइथोलॉजी का यामीर नॉर्स माइथोलॉजी में सबसे पहला लाइफ फॉर्म था। यहाँ तक कि यामीर के पसीने से जाइंट्स पैदा होते थे और आखिरकार ओडिन ने यामीर को मार के 9 दुनिया बनाई उसी के शरीर का इस्तेमाल करके। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया और ये तो तुम सभी को पता ही है कि यामीर फिक्स ही सबसे पहला टाइटन था और उसके मरते ही 9 टाइटन शिफ्टर्स पैदा हुए और उसके बाद ही धरती पे टाइटन्स आया। तो देख ही सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा सिमिलरिटी है। तो पिछले पार्ट में मैंने तुम लोगों को बताया कैसे एओटी का वर्ल्ड नॉर्स माइथोलॉजी से कनेक्ट होता है या फिर कैसे ये दोनों वर्ल्ड सिमिलर है। तो मेरे ख्याल से इसियामा ने अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी लिखते टाइम नॉर्स माइथोलॉजी की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए ही अटैक ऑन टाइटन का स्टोरी बनाया था। एओटी का वर्ल्ड और एओटी के मेन कैरेक्टर्स काफी हद तक सिमिलर है नॉर्स माइथोलॉजी से। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं तो यही कहूँगा कि ये फैन थ्योरी सही हो सकता है क्योंकि इतना सारा सिमिलरिटी दिखना मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा। पर मैं इस वीडियो का ओपिनियन आप सभी पर छोड़ता हूँ। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लगता है आप लोगों को कि क्या इसियामा ने नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर अटैक ऑन टाइटन का स्टोरी लिखा होगा या फिर नहीं। ये फैन थ्योरी कितना सही है या फिर गलत, इस बारे में आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ये फैन थ्योरी सही हो सकता है। तो इस वीडियो को आप खत्म करने का समय आ चुका है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे नॉर्स माइथोलॉजी से काफी सारे डिटेल्स इकट्ठा करना पड़ा जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बाकी वीडियो से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तो इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करना ताकि थोड़ा मुझे भी खुशी मिले और कमेंट करके मुझे इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन मुझे जरूर बताना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना।
मुझे इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।